बर्फ एक गंभीर मामला है और अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हम यहीं फंसकर मर जाएंगे। जहाज में निचले हिस्से पे किसी चीज को टकराने की जोरदार आवाज आती। बारी बारी से वो रात भर जग कर जहाज को पहरा दे। कोई ऐसी टूल्स या डिवाइस नहीं था जिससे वो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करके उनसे हेल्प मांगे। 16 महीनों में पहली बार उनका पैर जमीन पर पड़ता है और 3 दिन में पहली बार वे कुछ खा पाते हैं। एलिफेंट आइसलैंड एक उजाड़ और खतरनाक जगह है। एक कहानी है सैकलटन और उनके साथियों के, जिन्होंने खून को जमा देने वाली ठंड में एक छोटी सी बोट में बैठकर 800 माइल्स के सफर तय करते हुए वहां से जिंदा बच निकले, जहां से आमतौर पे कोई जिंदा नहीं बच पाता है। सैकलटन एक एंग्लो आयरिश मैन थे जो कि ब्रिटेन का एक फेमस एक्सप्लोरर थे। एक दिन वो अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने की सोचते हैं और दिसंबर 1914 को वो एंड्योरेंस नाम के जहाज पर फ्रैंक वाइल्ड नाम के एक दोस्त और 25 और लोगों के साथ सफर पर निकल पड़ते हैं। एक्सप्लोरेशन में हेल्प के लिए उनके पास 50 से अधिक कुत्ता भी था। इस सफर का एक दूसरा कारण भी था। असल में सैकलटन स्कॉट नाम के एक फेमस एक्सप्लोरर को पीछे छोड़ना चाहते थे, जिन्होंने हाल में ही सैकलटन के रिकॉर्ड तोड़ा था। इस सफर का मकसद अंटार्कटिका को पार करना था। इससे वो इसे पार करने वाले पहले व्यक्ति बन जाते हैं। सफर बढ़िया चल रहा था, सारे लोग मजे कर रहे थे और वे काफी एक्साइटेड थे। लगभग 1.5 महीने के बाद 20 जनवरी 1915 को रात अचानक से मौसम बहुत खराब हो जाता है और चारों ओर बर्फ जम जाता है, जिससे उनका जहाज आगे नहीं बढ़ पाता है। 24 जनवरी 1915 को उसी जहाज के एक कारपेंटर ने अपनी डायरी में लिखता है कि बर्फ एक गंभीर मामला है और अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हम यहीं फंसकर मर जाएंगे। लगभग 1 महीने तक वहीं फंसे रहने के बाद सैकलटन जहाज को हाथ से पीछे ढकेलने का सुझाव देते हैं और पूरी टीम 2 दिन तक लगातार बिना रेस्ट किए आइस के 18 फीट मोटी परत को काटकर जहाज को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। जहाज का वजन 300 टन था, इसलिए वो 2 दिन तक लगातार ढकेलने के बाद भी जहाज सिर्फ 400 यार्ड्स तक ही पीछे जा पाता है। 24 फरवरी 1915 को सारे लोग हार मान लेते हैं और उस जहाज को ही अपना विंटर बेस बनाकर वहीं रहने लगते हैं। उस टाइम पे कम्युनिकेट करने वाली कोई डिवाइस या टूल नहीं था जिससे कि वे बाहरी दुनिया में कांटेक्ट करके हेल्प मांग सके। इसलिए पानी पर जमी बर्फ पे वे सॉकर खेलते, सिंकिंग कंपटीशन रखते और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करके टाइम पास करने की कोशिश करते और बर्फ पिघलने के इंतजार में रहते। उनमें से कुछ कुत्तों ने नए पप्पी को जन्म देते हैं और लगभग सारे कुत्ते सभी का अपना अपना पेट्स बन जाता है। ऐसे ही बर्फ पिघलने के इंतजार महीनों में तब्दील हो जाता है। स्टार्टिंग अप्रैल के एक शाम को एक भयंकर तूफान आता है, जिससे बर्फ चारों ओर से जहाज की डेक की ऊंचाई तक जम जाता है, जिसे सारे लोग दिन रात मेहनत करके साइड की बर्फ को काट देते हैं। 14 जुलाई 1915 की रात को जहाज में निचले हिस्से पे किसी चीज को टकराने की जोरदार आवाज आती है। सैकलटन को लगता है कि कोई व्हेल मछली होगी, लेकिन उनके साथियों का मानना कुछ और था। सैकलटन सभी को आदेश देते हैं कि बारी बारी से वो रात भर जग कर जहाज को पहरा दे। वहाँ काफी तेज ठंड हवाएं बह रही थी। असल में ये एक तूफान था जो कि हफ्तों चलता है। ये तेज हवाएं लगातार जहाज को नुकसान पहुंचा रहा था, जिसे ठीक करना लगभग नामुमकिन था। सैकलटन और उसकी टीम को बर्फ में फंसे 7 महीने से ज्यादा हो गया था। वे दुनिया से 1200 मील दूर थे और उनके पास कोई ऐसी टूल्स या डिवाइस नहीं था जिससे वो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करके उनसे हेल्प मांग सके। इसलिए मजबूरन उनको वहीं रुकना पड़ता है। सोचो उनकी मेंटल सिचुएशन कैसा होगा जो लगभग 1 साल से एक ही जगह पे जहाज में फंसे हुए। 18 अक्टूबर 1915 को एक रात तेज हवा के कारण जहाज 30 डिग्री तक झुक जाता है, जिसके कारण जहाज में खतरनाक तरीके से लीकेज होने लगता है। लोग पूरी रात जगकर पानी को जहाज से निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वे ब्लैंकेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो उनको ठंड से बचाने के लिए था। तेज हवाएं और बर्फ का लगातार अटैक चलते रहता है और 27 अक्टूबर को ये तेज हवाएं और भी बढ़ जाता है, जिससे सैकलटन सभी को जहाज छोड़ने का आदेश देते हैं और वे अपने साथियों से कहते हैं कि हमारा जहाज और स्टोर खत्म हो गया है, इसलिए अब हम घर जाने की कोशिश करेंगे। वे अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने सभी साथियों को जिंदा घर ले जा सकूं। अब सैकलटन के लिए जिंदगी की सबसे मुश्किल परीक्षा का समय था। वे अपने साथियों से कहते हैं कि यहाँ से 346 मील की दूरी पर पोलेट आइसलैंड पर वर्षों पहले छोड़े गए सप्लाई डिपो की ओर जाएंगे। कुछ ही दिन में जहाज पूरी तरह से टूटकर
समंदर में समा जाता है। फिर सारे लोग वहाँ से सप्लाई डिपो की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ता बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि सारा जगह बर्फ से भरा होता है। अगले 6 महीने तक वे बर्फ पे इधर उधर कैंप लगाकर रहते हैं। स्टार्टिंग में जिंदा बचने की कुछ उम्मीदें तो थी, लेकिन अब वो भी खत्म होते जा रही थी। सैकलटन को सारी उम्मीदें 3 छोटे नाव पे टिकी थी जिन्हें वे थोड़ा बर्फ पिघलने पर इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन अगर समंदर ने एक बड़े जहाज को निकल गया तो इन छोटे नावों को क्या करेगा। मेनवाइल इनका खाना खत्म हो रहा था। इनको जो भी हाथ लगता उसकी शिकार कर कर वो खाते। कुछ दिन तो ठीक चलता है, खाने में उन्हें सील एंड पेंगुइन आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अब दोपहर में एक बिस्किट और 3 छोटे चम्मच चीनी से ही काम चलाना पड़ता है। 30 मार्च 1916 को सैकलटन कुत्ते को मारने और उन्हें खाने का आदेश देते हैं। अब उनके पास खाने का इंतजाम तो हो गया था। किसी तरह वो सप्लाई डिपो तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। शायद वो बर्फ से वहाँ दब गया होगा। इसलिए सैकलटन अब दूसरा प्लान बनाते हैं। अब वो एलिफेंट आइसलैंड पर जाने का प्लान बनाते हैं, जो कि यहाँ से 100 माइल्स नॉर्थ में था। 9 अप्रैल को 11 बजे सुबह वो 2 नावों को पानी में उतार कर उसमें सारे लोग बैठ जाते हैं और एलिफेंट आइसलैंड की ओर मार्च कर देते हैं। 7 दिन तक लगातार नाव में बैठे भूख और प्यास से सबकी जान जा रही थी। उनकी मुंह और जीभ में स्वेलिंग हो गया था, जिसके कारण उन्हें फूड निगलने में काफी दिक्कत हो रही थी। सैकलटन के नेविगेटर फ्रैंक वॉर्सली दिन में 17 घंटे तक वो नावों को नेविगेट करते। ग्रीन स्ट्रीट नाम का एक आदमी की राइट फुट बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो इस कदर जम गया था कि वो उसे हिला भी नहीं पा रहे थे। इसलिए उनकी एक साथ ही उनके पैर को अपने स्वेटर और पेट के बीच में डालकर उनके पैर को गर्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ के टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से -20 डिग्री तक कम थे। आखिरकार सबकी मेहनत रंग लाता है और वो एलिफेंट आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं। 16 महीनों में पहली बार उनका पैर जमीन पर पड़ता है और 3 दिन में पहली बार वे कुछ खा पाते हैं और गर्म पानी पी पाते हैं। लेकिन इनके स्ट्रगल यहीं पर खत्म नहीं होता। असल में एलिफेंट आइसलैंड एक उजाड़ और खतरनाक जगह है। उनके पास एक ही उम्मीद है कि वे यहाँ से 800 मील की दूरी पर वेलिंग स्टेशन, जो कि साउथ जॉर्जिया आइसलैंड पर है, वहाँ जा सके। सैकलटन अपने साथ 5 और लोगों को ले जाना चाहते थे, क्योंकि ये एक सुसाइडल सफर थी जिसे पूरा होने की बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं थी। 23 अप्रैल 1916 को एलिफेंट आइसलैंड से वेलिंग स्टेशन जाने से ठीक एक रात पहले वे फ्रैंक वाइल्ड को एक नोट लिखते हैं। डियर फ्रैंक, इस सफर में अगर मैं मर जाऊं तो आप इस टीम को बचाने की पूरा कोशिश करेंगे। सबको मेरी ओर से प्यार, और मैं बताना चाहता हूं कि मैंने सबको बचाने को अपनी ओर से पूरी कोशिश किया। अगली सुबह 24 अप्रैल 1916 को सैकलटन फ्रैंक वाइल्ड को इंचार्ज बनाकर और सभी से विदा लेकर एलिफेंट आइसलैंड से वेलिंग स्टेशन की ओर 23 फुट की नाव में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें 50-50 फुट की बड़ी बड़ी लहरों से सामना करना पड़ रहा था, जो उन्हें बार बार गीला कर देता था। 14 दिन की लगातार सफर के बाद वे 8 मई को जॉर्जिया आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वेलिंग स्टेशन से ठीक अपोजिट, जहां बड़े बड़े ग्लेशियर थे और उनसे लगातार बर्फ टूटकर समंदर में गिर रहा था। वो 5 किसी तरह वहां उतरते हैं। 2 लोग वहीं रुकने का फैसला करते हैं और 3 लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था। उनके सामने थी एक बहुत बड़ी पहाड़ जिसे चढ़ना था उन्हें, ताकि वे उसके पार जाकर वेलिंग स्टेशन तक पहुंच सके। 2 दिन के लगातार कोशिश के बाद फाइनली तीनों पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। शाम का वक्त था, उस समय अंधेरा होने ही वाला था और पहाड़ के नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। उन्होंने रस्सी को खुद से बांध लिए और तीनों एक दूसरे को पकड़कर फिसलने लगे। नीचे पहुंचते पहुंचते उनको काफी चोट भी लग जाता है, लेकिन किसी तरह वे 20 मई 1916 को वेलिंग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। सैकलटन वहां अपने एक पहचान वाले से मिलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। उनका पहचान वाला उनको बताता है कि ये दुनिया उनको मृत घोषित कर चुकी है। खैर, वहां से सैकलटन मदद लेकर अपने साथियों को बचाने निकल पड़ते हैं और 3 महीने तक अपने साथियों को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। एक दिन 30 अगस्त 1916 को उन्हें एक आइसलैंड से आग का धुआं आते दिखता है, तो वो अपनी जहाज को उस ओर मोड़ लेते हैं। अब सैकलटन को ये डर सता रही थी कि कितने लोग जिंदा बचे होंगे, कितने लोग मर गए होंगे, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो उनके सारे 22 के 22 साथी जिंदा होते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप बताएं आपको कैसा लगा ये 20 महीने की सर्वाइवल स्टोरी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।